हेलो कॉम्पिटिटर्स, कैसे हैं आप सब। तो आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज है हमारा 12 मार्च, ठीक है, 12 मार्च 2026। तो आज के द हिंदू में हमारे एग्जाम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो हम लोग पहले देखते हैं कि क्या है वो हम लोग करेंगे। उसके पहले हम लोग देखते हैं क्या आज हम लोग पढ़ने वाले। देखिए, एनसीईआरटी की कक्षा 8 का जो क्लास 8 का किताब था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई। देखिए क्या है ना कि फिर से पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ, 8-9 दिन पहले का ये मुद्दा है। आप जाके देख सकते हैं, जो रेगुलर होंगे उनको तो पता ही होगा। तो फिर से ये क्या है ना कि मतलब अ, उम, ये ऐसा क न्यायालय में भ्रष्टाचार के बारे में कहा गया था, ठीक है? तो मैं वो उसका डिटेल में पढ़ाया हूँ, लेकिन फिर से मैं एक बार फिर से पढ़ा देता हूँ। उसके बाद जानेंगे कि एनसीईआरटी क्या है? एनसीईआरटी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्या होता है एनसीईआरटी, क्या है इसका? दूसरा मुद्दा जो है आपका मणिपुर प्रोटेस्ट ओवर एनआरसी बिफोर सेंसस। सेंसस से पहले आपका मणिपुर में क्या है कि आंदोलन हो रहा है एनआरसी को लेकर, ठीक है? तो एनआरसी क्या होता है ये हम लोग जानेंगे। जनगणना जनगणना सेंसस जानेंगे क्या होता है, उसका इतिहास जानेंगे। 2000 आपका 27 यहाँ था, कट गया है यहाँ पे, का जनगणना हम लोग देखेंगे कि कब से कब तक है, ठीक है? किस पेज में होगा। और थर्ड जो मुद्दा है हमारा, बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल एंट्री रो। मतलब इसमें क्या हुआ है ना कि बोला गया है कि जो नॉन सनातनी है वो हम लोग इसको एंट्री बैन है इस टेम्पल में। तो हम लोग जानेंगे कि सनातनी का परिभाषा क्या होता है, ठीक है, कमेटी के द्वारा दिया गया है तो उसको हम लोग जानेंगे। फिर उसके बाद बद्री टेम्पल का इतिहास जानेंगे, केदारनाथ का टेम्पल का इतिहास जानेंगे। फिर उसके बाद एमसीक्यू टेस्ट जो हमारा हर मुद्दे में एमसीक्यू लगा रहता है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग पहला मुद्दा पे चलते हैं आज का। क्या है हमारा पहला मुद्दा, देखिए क्या है। एनसीईआरटी बुक रो सुप्रीम कोर्ट अनहैप्पी विथ री रिटन चैप्टर। क्या हुआ, री रिटन कर दिया है, मतलब फिर से दोबारा लिख दिया वो चीज। क्या था मुद्दा, थोड़ा सा इसको जूम करता है, देखिए क्या था। मुद्दा ये था ना कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो आपका एनसीईआरटी है, उसकी कक्षा 8 की सामाजिक ज्ञान की पुस्तक, जो सोशल साइंस की जो बुक है ना, उसमें क्या है, जुडिशरी में भ्रष्टाचार से जुड़े अध्याय को लेकर कड़ी नाराजगी व्यक्त की थी। कौन किया था, आपका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया था, ठीक है। क्लास 8 में कुछ जो न्यायालय में भ्रष्टाचार से कुछ मुद्दे जुड़े गए थे, ठीक है। तो यह अध्याय न्यायपालिका की छवि को लेकर विवाद में आया था कि इसकी छवि खराब होगा। कोर्ट ने पहले इस पुस्तक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था। जो पहले ये पुस्तक लिखा गया था उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा गया है। लगभग आपका 82,000 प्रतियां बाजार से वापस ली गई थी, ठीक है। 82,000 जो बुक थी वो इसकी वापस ले ली गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट की जो मुख्य आपत्ति है ना, क्या है देखिए। अस्पष्ट हलफनामा है, ठीक है। एनसीईआरटी निदेशक जो दिनेश प्रसाद संकलानी ने कोर्ट में हल्फनामा दिया कि अध्याय दोबारा लिखा गया है, लेकिन कोर्ट ने पूछा कि किसने लिखा, कौन विशेषज्ञ थे, संशोधन की प्रक्रिया क्या थी। ये पीठ में जो शामिल थे, जो मतलब बेंच बैठा था, सूर्यकांत जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, और जॉय मलाय जो बागची है, उन्होंने इस बयान को क्या बताया है, आइकॉनिक बताया, ठीक है। ठीक है, ये अत्यंत मतलब संक्षिप्त और अस्पष्ट बताया, ठीक है, इकोनिक बताया, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ओके। तो इसमें क्या है ये हम लोग देखते हैं। पहला तो ये हमारा हो गया सुप्रीम कोर्ट का आपत्ति। दूसरा क्या आपत्ति जाता है, देखिए क्या बोल रहा है। सुप्रीम कोर्ट बोला जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं कि बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा, कोर्ट द्वारा कहा गया है कि कोर्ट के अनुसार ऐसा कंटेंट छात्रों को इम्प्रिजनेबल माइंड्स बनाएगा, ठीक है, इम्प्रिजनेबल माइंड्स बनाएगा। पर क्या होगा कि नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, ठीक है। तो इससे न्यायपालिका के प्रति पूर्वाग्रह मतलब बायस पैदा होगा। मतलब पहले से ही ऐसा लोगों में भावना हो जाएगा, बच्चों में, कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है, और जब यही कानून का जो रखवाला है वही अगर भ्रष्टाचार कर रहा है तो न्याय कहाँ मिलेगा। इसलिए कहीं ना कहीं गलत संगत में पड़ सकते हैं, ऐसा इनका कोर्ट के द्वारा कहना है, ठीक है। आप लोग समझ रहे होंगे, आई होप। देखिए थर्ड क्या है आपका, जो आपत्ति जताने का कारण, गलत प्रस्तुतिकरण का आरोप भी लगाया गया है। कोर्ट ने कहा कि पाठ लिखने वाली जो टीम है, या तो भारतीय न्यायपालिका की पर्याप्त समझ नहीं रखती है, या फिर जानबूझकर नकारात्मक छवि पेश की गई है ताकि इनकी छवि खराब हो जाए, ठीक है, ओके। तो ये कोर्ट की आपत्ति थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किया था, ठीक है। क्या है देखिए, विशेषज्ञों की समिति बनेगी
ठीक है, सरकार को आदेश दिया गया कि एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए जिसमें क्या हो, शामिल हो कौन-कौन, पूर्व वरिष्ठ न्यायाधीश, कोई भी जो आपका सीनियर रिटायर्ड जो सीनियर आपका जज हो, प्रतिष्ठित अकादमिक हो, कोई भी मतलब एक रिस्पेक्टेबल एकेडमिक हो और प्रसिद्ध जो है विधि विशेषज्ञ भी इसमें होना चाहिए कमेटी में, एक्सपर्ट कमेटी में, ओके। पहला तो बोल दिया गया विशेषज्ञ का समिति बना जाए, विशेषज्ञ समिति बनेगी, ठीक है। कौन कौन रहेगा वो आपको पता चल गया, पूर्व वरिष्ठ न्यायाधीश रहेंगे, प्रतिष्ठित अकादमिक रहेंगे और प्रसिद्ध विधि विशेषज्ञ रहेंगे, ओके। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। संशोधित अध्याय की जांच हो, जो संशोधित अध्याय है ना उसकी जांच किया जाए, समिति जो बनेगा उसकी मंजूरी के बिना नया अध्याय प्रकाशित नहीं होगा, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, जो समिति बनेगी। पाठ्यक्रम की व्यापक समीक्षा होगी, ठीक है। पाठ्यक्रम जो भी बनाया जाएगा वो समीक्षा होगी। कैसे, समिति को निर्देश दिया गया कि नेशनल जुडिशियल एकेडमी के साथ मिलकर, जो एनजे है उसके साथ मिलकर कक्षा 8 ही नहीं बल्कि अन्य कक्षाओं के भी लीगल स्टडी करिकुलम को भी समीक्षा करें, ठीक है। तो ये समिति बनेगी जो कक्षा 8 का ही नहीं और भी जो लीगल स्टडीज करिकुलम है ना उसकी भी समीक्षा करेगा, ठीक है। फोर्थ क्या है कि सोशल मीडिया पर कार्रवाई किया जाए, ठीक है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि न्यायपालिका पर भ्रामक सामग्री फैलाने वाले वेबसाइट जो भी हैं या व्यक्ति हैं उनकी जानकारी दें, उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। तो ये भी आप जान लीजिए, अगर सोशल मीडिया के द्वारा अगर कोई भ्रामक फैला रहा है या कोई भी व्यक्ति है या वेबसाइट है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई किया जाएगा, ठीक है। अब अध्याय किसने लिखा था, कोर्ट के अनुसार जो कहा गया, टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट टीम जो है में शामिल कौन कौन थे, तो माइकल डेनिनो है और सुपर्णा दिवाकर है, आलोक आपका प्रसन्ना कुमार है। तो ये अध्याय लिखा था कोर्ट के अनुसार, बोला गया है ऐसा, ठीक है। महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दे क्या यहाँ से निकलते थे, देखिए क्या होता है हमारा कि जुडिशियल का क्रिटिसिज्म प्लस जुडिशियल अथॉरिटी, ठीक है। बनाम क्या हो जाता है जो सॉरी, जुडिशियल जो है न्यायिक का आलोचना बरसर अथॉरिटी प्राधिकरण बनाम आ जाता है। क्या है, कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि न्यायपालिका वैध और वस्तुनिष्ठ जो आलोचना से नहीं डरती है। अगर वैध आलोचना है कोर्ट का मान लिया जाए कोई वैसा सुनवाई किया है तो उसकी आलोचना किया जा सकता है, लेकिन जो वैध हो, वास्तुनिष्ठ आलोचना है वो ये कोर्ट नहीं डरती। लेकिन तथ्यहीन, अगर फैक्ट लेस है मतलब उसका फैक्ट नहीं है और भ्रामक है, आलोचना को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ठीक है, ये ऐसा ही भ्रामक ही था ये जो अध्याय 8 में लिखा गया था और तथ्यहीन था, तो इसलिए इसे हटाने की बात कहा गया। दूसरा क्या मुद्दा है कि देखिए क्या होता है कि सेपरेशन ऑफ पावर का यहाँ मुद्दा जुड़ता है। यह मामला 3 संस्थाओं से जुड़ा हुआ है। पहला न्यायपालिका, दूसरा कार्यपालिका जो शिक्षा मंत्रालय है और थर्ड क्या है शैक्षणिक संस्थान, ठीक है, एनसीईआरटी। तो इन लोग तीनों का अलग अलग पावर है। तो यहाँ पे क्या है, पावर जो है ना संतुलन करने के बाद कहा गया है, यह चेक एंड बैलेंस का उदाहरण है, इसीलिए तीनों यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। शिक्षा और संवैधानिक संस्थाओं की छवि क्या है, तो देखिए स्कूल पाठ्यपुस्तकों में सामग्री का संतुलित और तथ्यात्मक होना बहुत जरूरी है। आप कुछ भी ऐसे थोड़ी पढ़ा देंगे, ठीक है। तथ्यात्मक तो होना चाहिए ना और बैलेंस होना चाहिए, ये नहीं कि आप बायस होकर पढ़ा रहे हैं। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे मेडिवल हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप बायस होकर ही सारा कुछ पढ़ा दीजिए कि देखिए कितना खराब है कितना ये है, अरे कुछ तो उसमें भी अच्छाई होगा ना। तो दोनों को बैलेंस करके आप पढ़ाया कीजिए, ठीक है। तो ये होना चाहिए, ठीक है। खासकर जब विषय संवैधानिक संस्थाओं से जुड़ा हो तो और भी, ठीक है। जैसे संवैधानिक संस्थाओं से जुड़ा हो तो और भी मतलब संतुलित और तथ्यात्मक होना ही चाहिए। तो ये संवैधानिक तथ्य ही था, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट तो संवैधानिक ही है। अब हमारे लिए क्या जरूरी है, एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी, ठीक है। देखिए क्या है एनसीईआरटी, देखिए क्या है एनसीईआरटी, जिसका हिंदी होता है राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। क्या होता है, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और क्या है
प्रशिक्षण परिषद, ठीक है? क्या भारत सरकार की एक स्वायत्त संस्था है, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है, जो स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्यक्रम विकसित करने का कार्य करती है। देखिए, ये 2 बार आ चुका है, ये इसी मतलब अगले पिछले मंथ और ये मंथ में, ठीक है? तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टेट ऑफ हॉर्मोज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। मैं उसको कल फिर मैं पढ़ाऊँगा, कुछ न कुछ मुद्दा आएगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्थापना कब हुआ था एनसीईआरटी का? तो 1961 में। कौन सा मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। तो ये आप याद रखिएगा। स्थापना एनसीईआरटी का 1961, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अधीन कार्य करता है। मुख्यालय इसका हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली है। क्या क्या कार्य करता है एनसीईआरटी? तो देखिए, स्कूल पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करता है, जैसे कक्षा 1 से 12वीं तक की किताबें ये लिखता है, ठीक है? राष्ट्रीय पाठ्यक्रम चर्चा पाठ्यचार्य जो है एनसीएफ बनाना इसका काम है, जैसे आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023, ठीक है? शिक्षकों का प्रशिक्षण देना, शिक्षा पर शोध और नवाचार करना, राज्यों को शैक्षिक सलाह देना, ये इसका मुख्य कार्य है, ठीक है? एनसीईआरटी की संरचना देख लेते हैं। देखिए क्या है, एनसीईआरटी में कई विभाग और संस्थान शामिल होते हैं। प्रमुख संस्थान जो देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जो नई दिल्ली में है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, पंडित सुंदर लाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। क्षेत्रीय संस्थान भी है, जैसे देख लीजिए आपका, ये आप याद रखिएगा, थोड़ा सा क्षेत्रीय भी आजकल पूछ रहा है। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर का है, भोपाल का है, भुवनेश्वर में है, मैसूर में है, शिलोंग में है, ठीक है? तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है? अब यहाँ इसका एमसीक्यू हम लोग चलते हैं। एमसीक्यू में क्या है, देखिए क्या है, एनसीईआरटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या है कि यह स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पठ्यचर्या को ढांचा को तैयार करता है। बिल्कुल सही बात है। यह पूरे भारत के विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम निर्धारित करता है। नहीं, ये विश्वविद्यालय का नहीं निर्धारित करता है, इसलिए ये गलत हो गया था, ठीक है? तो 1-2 किसमें है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। ओके, अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या है देखिए, निम्नलिखित में से कौन एनसीईआरटी का क्षेत्रीय संस्थान है? मतलब आपका रीजनल इंस्टीट्यूट एजुकेशन कौन है आपका? तो ये है देखिए, अजमेर का भी है, भोपाल में भी है, भुवनेश्वर में, हैदराबाद में नहीं है। मैसूर और शिलोंग रहता और यहाँ पे तो सही हो जाता, ठीक है? मैसूर और शिलोंग। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है? आगे चलते हैं। देखिए, अगले मुद्दे पे चलते हैं, क्या बोल रहा है देखिए। प्रोटेस्ट सिक एनआरसी बिफोर सेंसस टू वीड आउट इन, क्या है, लिटरेटर्स लिटरेटर्स इन मणिपुर। क्या है, हाल ही में, ओ सॉरी, इटरेटर्स लिटरेटर्स में, हाल ही में इम्फाल में महिलाओं के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन हुआ, ठीक है? क्या है, प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि जनगणना जो होने वाला है उससे पहले अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए एनआरसी जैसी व्यवस्था लागू की जाए, ठीक है? सुरक्षा बलों ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे। इस दौरान 3 महिलाओं घायल हो गई। अब देखिए कि ये विरोध का मुख्य कारण हम लोग थोड़ा-सा देखते हैं। तो प्रदर्शनकारियों का कहना है ना कि म्यांमार से अवैध प्रवासियों की संख्या बढ़ रही है। यदि जनगणना से पहले उनकी पहचान नहीं हुई, तो राज्य की जनसंख्या संरचना जो है, डेमोग्राफी है, बदल सकती है। इसलिए वो असम जैसे एनआरसी अभ्यास की मांग कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे कि हम लोग के एनआरसी होता क्या है, ये हम लोग जानेंगे, तभी तो असम का भी साथ में इसमें समझ में आएगा कि क्या था असम में और क्यों मांग है। तो देखिए, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, भारत के वैध नागरिकों का आधिकारिक रजिस्ट्री है। भारत के जो वैध नागरिक है ना, सिटीजन है, उनकी एक आधिकारिक रजिस्टर है। इसका उद्देश्य है देश में अवैध प्रवासी जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनकी पहचान करना। सरल शब्दों में कहा जाए तो एनआरसी इक्वल टू भारत के कानूनी नागरिकों की सूची है। ओके, एनआरसी का इतिहास देखिए क्या है। एनआरसी का जो इतिहास है कि एनआरसी पहली बार 1951 में तैयार किया गया था, 1951
1951 में तैयार किया गया था, 1951 में। यह सेंसस एक्ट 1948 के तहत बना था, 1948 के तहत बना था, बाद हुई जनगणना के आधार पर बनाया गया था। जो सेंसस एक्ट 1948 का जो जनगणना था उसके आधार पर ये बनाया गया था। इसमें उस समय के सभी भारतीय नागरिकों का रिकॉर्ड रखा गया था। ठीक है, तो पहली बार कब बना था? 1951 में, ये याद रखिएगा। अब देखिए मूल इसका बेसिक जो संरचना हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये एनआरसी का। तो एनआरसी में सामान्यतः निम्न जानकारी दर्ज होते हैं। क्या क्या दर्ज होता है? तो व्यक्ति का नाम, ठीक है, व्यक्ति का नाम हो गया, पिता माता का नाम हो गया, परिवार के अन्य सदस्यों का विवरण हो गया, जन्म तथा जन्म तिथि या आयु हो गया, अस्थायी पता हो गया, नागरिकता का प्रमाण जैसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कोई हो गया। यह मूल रूप से भारत के वैध नागरिकों की आधिकारिक सूची होती है। ठीक है, एनआरसी के दो प्रमुख घटक देख लीजिए। लीगेसी डाटा, ठीक है, यह एक ऐसा रिकॉर्ड होता है ना जिसमें जो साबित करते हैं कि व्यक्ति या उसके पूर्वज भारत में पहले से रहते थे। तो लीगेसी डाटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उदाहरण के लिए क्या है कि 1951 का जो एनआरसी रिकॉर्ड था, पुराने जो वोटर लिस्ट था या भूमि रिकॉर्ड था, सरकारी प्रमाण पत्र को मतलब का रिकॉर्ड, एनआरसी का रिकॉर्ड, पुराने वोटर लिस्ट, भूमि रिकॉर्ड और सरकारी प्रमाण पत्र, ये किया था। ठीक है, लिंकेज एक डॉक्यूमेंट्स होता है। ठीक है, ये दस्तावेज यह साबित करता है कि व्यक्ति अपने पूर्वजों से संबंधित था। उदाहरण के लिए जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर, पंचायत प्रमाण पत्र, तो ये लिंकेज प्रमाण डॉक्यूमेंट्स में आते हैं। तो ये दो प्रमुख घटक थे। अब असम में क्या एनआरसी में अपडेट हुआ था, क्यों हुआ था ऐसा? तो देखिए असम में क्या हुआ था ना, अवैध जो है आपका प्रवासन लंबे समय से राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा रहा, खासकर बांग्लादेश से आने वाले लोगों को लेकर। ठीक है, इसी कारण क्या हुआ कि असम रिकॉर्ड 1985 हुआ। सॉरी, असम रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, एकॉर्ड, जिसको मैं आपको बहुत अच्छे से असम एकॉर्ड पढ़ा चुका हूँ। तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। असम एकॉर्ड एक बार फिर से आपके न्यूज़ में आ चुका है, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसमें तय हुआ कि जो 24 मार्च 1971 के बाद आए लोगों को विदेशी माना जाएगा। जो भी 24 मार्च 1971 के बाद जो भी आएंगे वो असम में मतलब नागरिकता उनको नहीं दिया जाएगा, ये ऐसा बोला गया असम एकॉर्ड के द्वारा। अब है आपका असम एनआरसी जो 2019 का परिणाम। क्या है परिणाम? कुल आवेदक जो है लगभग आपका 3.3 करोड़ लोग था। एनआरसी से बाहर कितने हुए? 19.6 लाख लोग बाहर हो गए। अंतिम सूची जो था 31 अगस्त 2019 को प्रकाशित किया गया। और यही मुद्दा आपका था कि जो आपका सीएए, ठीक है, जो आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो 2019 का ये मुद्दा दिया था। और दीपाली दास को पहली बार, दीपाली दास को इस से आपको नागरिकता प्रदान हुआ है, यही मुद्दा आया था। तो क्या आप जो भी पढ़ रहे हैं पुराने लर्नर, क्या आपको याद आया जो पहला किसी को मिला है आपका सीए से नागरिकता, तो वो दीपाली दास को डिटेंशन के रहने के बाद मिला था। ओके, तो आप लिंकेज कीजिएगा, आपको बहुत कुछ मिलेगा। आज आपको जनगणना, एनआरसी वगैरह दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देखिए एनआरसी और नागरिकता कानून क्या है। एनआरसी का संबंध सिटीजनशिप एक्ट 1955 से है। नागरिकता के तरीका कितना होता है कि आप नागरिकता अडॉप्ट कर सकते हैं, तो जन्म से, वंश से, पंजीकरण से और प्राकृतिकरण से, ठीक है, नेचुरलाइजेशन से। ये आपका यही नेचुरलाइजेशन से आपका दिया था। ठीक है, अब ये 11 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया? 5 वर्ष कर दिया गया। ये आप याद रखिएगा। एनआरसी से जुड़ी प्रमुख चुनौतियां, तो देखिए क्या है, दस्तावेज में कमी, दस्तावेजों की कमी है, गरीबों और ग्रामीण लोगों के लिए कठिन प्रक्रिया है, बड़ी संख्या में लोगों का बाहर हो जाना है। ठीक है, मानवीय और मानवाधिकार चिंताएं हैं, प्रशासनिक लागत और जटिलता भी इसमें आएगी। ठीक है, अब भारत की जो 16वीं जनगणना है, ये मुद्दे पे हम लोग आते हैं कि देखिए भारत में 16वीं जनगणना होने वाली है, सेंसस ऑफ इंडिया 2027। ठीक है, 2 चरणों में होगी। पहला जो चरण होगा हाउसिंग लिस्टिंग होगा, जो 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 तक चलेगा। घरों और उनकी सुविधाओं का डेटा संग्रह किया जाएगा। दूसरा जो चरण होगा पॉपुलेशन इनोमेरेशन होगा,
मतलब 27 सॉरी 2027 फरवरी 2027 तक ये होगा वास्तविक जनसंख्या की गिनती जिसमें किया जाएगा। तो 2 फेज़ में किया जाएगा, ये आप याद रखिएगा। अब मणिपुर में जनसांख्यिकीय और जातीय मुद्दा क्या है? तो मणिपुर में लंबे समय से जातीय तनाव है। क्या है मुख्य समुदाय? तो मेती जो आपका कम्युनिटी है वो घाटी में बहुसंख्यक है, और कुकी जो है जो पहाड़ी क्षेत्रों में है, ठीक है। ओके, मेती जो है घाटी में बहुसंख्यक है और कुकी जो है पहाड़ी क्षेत्रों में बहुसंख्यक है। मेती समुदाय का आरोप है कि कई कुकी लोग म्यांमार से अवैध रूप से आए हैं। मेती समुदाय का क्या आरोप लगता है कि कई कुकी लोग म्यांमार से अवैध रूप से आए हैं, ठीक है। अब 2023 का मणिपुर जातीय संघर्ष क्या है? तो देखिए क्या है, मई 2023 में मेती और कुकी जो समुदाय के बीच हिंसा शुरू हुआ, ठीक है। परिणाम क्या हुआ? 260 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी 2007 में। लगभग 62,000 लोग विस्थापित हो गए थे एक जगह से दूसरे जगह तक। और यह संघर्ष अभी भी राजनीतिक और सामाजिक तनाव का बड़ा कारण बना हुआ है। प्रशासनिक कदम क्या उठाया गया? तो देखिए, जनगणना की तैयारी के लिए मणिपुर सरकार ने जिलों, तहसीलों और गांवों की प्रशासनिक सीमाएं फ्रीज कर दी। अवधि क्या था आपका? देखिए, 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2027 तक, ठीक है। इसका उद्देश्य जनगणना के बाद दौरान सीमा परिवर्तन से डेटा प्रभावित न हो। अब जनगणना क्या है, थोड़ा हम लोग जनगणना जान लेते हैं। तो सेंसस क्या है? किसी देश की पूरी आबादी के बारे में आधिकारिक जनसांख्यिकी, सामाजिक और आर्थिक डेटा एकत्र करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाता है? जनगणना कहलाता है। और भारत में यह हर 10 वर्ष में की जाती है। तो ये बात याद रखिएगा, हर 10 वर्ष में की जाती है जनगणना भारत में। भारत में जनगणना का इतिहास देखिए, पहली बार जो जनगणना हुआ था 1872 में, ब्रिटिश काल, जो लॉर्ड मेयो थे। और पहली संपूर्ण नियमित जनगणना 1881 में किया गया था। यह प्रक्रिया सेंसस एक्ट 1948 के तहत संचालित होती है। अभी जो होती है जनगणना, जो जनगणना कौन करता है? तो ये देख लीजिए, जनगणना का संचालन करता है, वो करता है ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। कौन करता है? ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। यह कार्यालय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधीन कार्य करता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधीन आता है। और भारत की अगली जनगणना जो होने वाली है, 16वीं जो जनगणना होने वाली है, ये भी याद रखिएगा, 16वीं जनगणना सेंसस ऑफ इंडिया 2027। पहला चरण हाउसिंग लिस्टिंग, जो आपको बताया अप्रैल से आपका 2026 से सितंबर 2026 तक चलेगा। इसमें घरों और सुविधाओं का डाटा दिया जाएगा। दूसरा चरण जो होगा पॉपुलेशन इनोमिनेशन होगा, यानी फरवरी 2027 तक वास्तविक जनसंख्या की गणना होगी, ठीक है। ऐसे 2021 में ही हमारा जनगणना होने वाला था, लेकिन नहीं हुआ अभी तक। सोच लीजिए, जनगणना में क्या जानकारी ली जाती है? तो जनसंख्या लिया जाता है, आय लिया जाता है, लिंग अनुपात लिया जाता है, साक्षरता लिया जाता है, रोजगार लिया जाता है, धर्म और भाषा लिया जाता है, आवास और सुविधा। तो ये सब पर याद रखिएगा कि क्या क्या डाटा लिया जाता है। तो जनसंख्या, आयु, आपका लिंग अनुपात, साक्षरता, रोजगार, धर्म और भाषा, आवास और सुविधाएं, ठीक है। ये सब डाटा लिया जाता है। जनगणना का महत्व क्या होता है? देखिए, नीति निर्माण में, जैसे मान लिया कोई सरकारी योजना है तो उसको बनाने के लिए जनसंख्या का डेटा उपयोग करता है। संसाधनों का जब वितरण किया जाता है तो उसके लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास योजना के लिए बनाया जाता है। निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, जैसे डिलिमिटेशन अभी बनने वाला है, जैसे ही सेंसस होगा तो डिलिमिटेशन होगा, ठीक है। निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण होगा तो डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया जनगणना डेटा का उपयोग सीटों के निर्धारण के लिए किया जाता है। डिलिमिटेशन भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ बहुत अच्छे से। और अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए डिलिमिटेशन का, तो प्लीज़ आप लोग जाकर हमारे जो पॉलिटी का जो MCQ वाले प्ले लिस्ट है ना, वहाँ पे आप जाके देखिएगा, बहुत अच्छे से समझाया गया है। फोर्थ है सामाजिक अध्ययन, गरीबी, शिक्षा और रोजगार की स्थिति समझने के लिए, ठीक है। तो इसका महत्व ये है। और भारत की जो जनगणना दुनिया की सबसे बड़ी प्रशासनिक प्रक्रिया है। जनगणना यूनियन सब्जेक्ट है, संघ का विषय है, ये भी आप याद रखिएगा। ये छोटे छोटे चीज़ आपको बहुत मतलब आपका
काम देगा, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से फंसा सकता है। इसे कंकरेंट लिस्ट या स्टेट लिस्ट में नहीं रखा गया, ये बात बिल्कुल याद रखिएगा। डेटा गोपनीय होता है ये। ओके, देखिए अब यहाँ से एमसीक्यू है। उससे पढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हमारा जो वेब्स एकेडमी यूट्यूब चैनल है वो बहुत जल्द ही वेब्स एकेडमी आपका ऐप लाने वाला है। ठीक है, इस ऐप पे आपका 4 फाउंडेशन कोर्स जैसे ही लॉन्च होगा वो 4 फाउंडेशन कोर्स आएगा। ठीक है, 4 फाउंडेशन कोर्स आएगा। कौन कौन कोर्स आएगा ये आप लोग देख लीजिए। पहला जो है यूपीएससी सीएसई 2027-28 वालों के लिए ये रहेगा। दूसरा क्या रहेगा आपका 14वीं जो जेपीएससी होगा। ठीक है, 14वीं जेपीएससी है आपका, उसके लिए क्या आएगा 14वीं जेपीएससी, 14वीं जेपीएससी। ठीक है, इसका मेंस का बैच आएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो हमारा आएगा ये आएगा 72वीं बीपीएससी का। ठीक है, 72वीं बीपीएससी का प्री प्लस मेंस आएगा। ठीक है, प्री प्लस मेंस का कोर्स आएगा। फोर्थ जो रहेगा वो आपकी मांग रहेगा, क्या आपकी डिमांड है वो आप, जैसे आपका डिमांड मतलब हो गया कि जैसे यूजीसी नेट आने वाला है। ठीक है, यूजीसी नेट हो गया आपका, जेट हो गया आपका, अभी बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर आने वाला है, उसके बाद बीपीएससी टीचर है आने वाले हैं। तो ये सब अगर आपको चाहिए तो आप जो भी ज़्यादा मांग होगा वो आपके मांग पे होगा। और इन 4 कोर्सों में अगर आपको फ़ायदा उठाना है तो कैसे आप उठाइएगा, तो हमारा जो वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न विद स्ट्रैटेजी यूट्यूब चैनल है जहाँ से अभी आप वीडियो देख रहे हैं उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप 1000 सब्सक्राइबर में हमारे आते हैं, पहले जो 1000 सब्सक्राइबर होगा उनमें अगर आप आते हैं तो वेब्स एकेडमी की तरफ से आपको इन 4 कोर्सों में गिफ्ट दिया जाएगा, स्टडी गिफ्ट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आप फ़ायदा उठाइए और अपने भाई बहन जो भी तैयारी करने वाले हैं या जो आपके गली मोहल्ले जो भी हों, आपके जान पहचान वाले जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनको ज़रूर बोला कीजिए और बोलिए कि ये यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक छोटा सा और रिक्वेस्ट है कि आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो वहाँ से क्या कीजिए ना, आप इसको क्या कर लीजिए, जुड़ जाइए, ताकि ये जब वेब्स एकेडमी जब कोर्स ये आएगा और आपको गिफ्ट के तौर पे हमें देने में सुविधाएं होंगी, तो प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़ा कीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसका एमसीक्यू देखते हैं। देखिए एमसीक्यू क्या है। भारत की जनगणना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह हर 10 वर्ष में आयोजित किया जाता है। बिल्कुल। इसका संचालन गृह मंत्रालय के अधीन रजिस्ट्रार जनरल द्वारा किया जाता है। ये भी सही बात है। यह संविधान में राज्य सूची का विषय है। नहीं, ये संघ सूची का विषय है। ठीक है, संघ सूची। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। केवल 1 और 2। इसका आपको मेंस का क्वेश्चन मैं लगाया हूँ, एमसीक्यू तो बहुत कम लगाया हूँ क्योंकि पहले भी आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। तो देखिए क्या है मेंस का क्वेश्चन। पूर्वोत्तर भारत में अवैध प्रवासन जनसांख्यिकीय और राजनीतिक अस्थिरता का कारण बन रहा है। डिस्कस विद रेफरेंस टू मणिपुर के रेफरेंस में आपको लिखना है 150 शब्दों में। प्लीज़ आप लोग लिखिए और कहाँ ये सेंड कीजिएगा, हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका है, तो आप लोग जाके वहाँ से जुड़िए और फिर वहाँ आप सेंड कर सकते हैं, आपको फीडबैक मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन है कि एनआरसी और जनगणना के बीच संबंध तथा उससे जुड़ी चुनौतियाँ का विश्लेषण कीजिए। ये भी 150 शब्दों में, तो ये भी आप वहीं पे जाके सेंड कीजिएगा, आपको फीडबैक दिया जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर लिखने की कोशिश कीजिए। खबर क्या है, देखिए खबर जो है आपका कि हाल ही में बद्री और केदार टेम्पल कमेटी जो बीकेटीसी है ने प्रस्ताव पास किया कि नॉन सनातनी को बद्रीनाथ टेम्पल और केदारनाथ टेम्पल में प्रवेश सीमित किया जाएगा, यानी मतलब वहाँ नहीं दिया जाएगा इनको प्रवेश का। ठीक है, ये दोनों मंदिर उत्तराखंड में ही स्थित है, तो ये भी बातें आप याद रखिएगा। बद्रीनाथ और केदारनाथ जो है ये उत्तराखंड में ही स्थित है और ये 4 धाम यात्रा का हिस्सा है। तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे कि 4 धाम यात्रा क्या होता है। देखते हैं, दोनों मंदिर लगभग 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। सोच लीजिए कितना ऊंचाई पे है, और राज्य में धार्मिक पर्यटन का एक बड़ा स्रोत भी है। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा देखते हैं कमेटी के अनुसार जो है, समिति के अनुसार, जो बद्री केदारनाथ टेम्पल कमेटी के अनुसार सनातनी की परिभाषा क्या दिया गया है। तो इसके जो बीकेटीसी का जो समिति का अध्यक्ष है हेमंत द्विवेदी हैं, उनके अनुसार क्या कहा गया कि जो व्यक्ति सनातन धर्म में आस्था रखता हो, माथे पर तिलक, बर्मेलियन यानी सिंदूर लगाता हो, चालीसा का पाठ कर सकता हो, उसे सनातनी माना जाएगा। ठीक है, इनके द्वारा ये क्या है
की आपका क्या दिया गया है, परिभाषा दिया गया है। इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं, क्योंकि ये इनका ऐसा मानना है, ठीक है। तो ये धर्म के अनुसार है कि जो व्यक्ति सनातन धर्म में आस्था रखता हो, माथे पर तिलक लगाता हो या बर्मिलियन या सिंदूर लगाता हो, चालीसा का पाठ कर सकता हो, उसे सनातनी माना जाएगा। ये बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के अनुसार ये सनातनी का परिभाषा दिया गया है, ठीक है। अब देखिए चार धाम यात्रा क्या होता है। देखिए चार धाम यात्रा में हो जाता है ना, चार धाम यात्रा में चार प्रमुख मंदिर शामिल होते हैं। कौन कौन? देखिए बद्रीनाथ टेम्पल भगवान विष्णु का, ठीक है, ये बद्रीनाथ जो टेम्पल है भगवान विष्णु को समर्पित है। केदारनाथ टेम्पल भगवान शिव का समर्पित है। गंगोत्री टेम्पल गंगा नदी का उद्गम है। और यमुनोत्री टेम्पल यमुना नदी का उद्गम है, ठीक है। पहले गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर में भी गैर हिंदुओं को प्रवेश के लेकर प्रतिबंध का प्रस्ताव किया गया था, ठीक है। ओके। अब हमारा क्या है, आर्थिक महत्व इसका क्या है, ये हम लोग थोड़ा सा देखते हैं इन टेम्पलों का। उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा धार्मिक पर्यटन पर निर्भर रहता है। जो उत्तराखंड का जो अर्थव्यवस्था है ना, इकोनॉमी है वहाँ का, वो किस पर निर्भर रहता है, तो धार्मिक पर्यटन पर निर्भर। बीकेटीएस बजट जो 2026-27 कुल जो बजट था आपका 121.7 करोड़ का। बद्रीनाथ 57.47 करोड़, केदारनाथ 63.6 करोड़। अनुमानित जो खर्च हुआ ये लगभग आपका 99.45 करोड़ खर्च हुआ, बाकी इनको इतना लाभ हुआ, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिए। संवैधानिक पहलू क्या बनता है, तो देखिए यह मुद्दा धार्मिक स्वतंत्रता बनाम समानता से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल। संबंधित अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 25 कहता है कि धर्म की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद जो 25 हमें क्या देता है, धार्मिक स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक संस्थाओं को अपनी धार्मिक मामले का प्रबंधन करने का अधिकार है। तो 26 क्या कह रहा है कि जो भी धार्मिक संस्था है उनको अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार होता है। अनुच्छेद 14 कहता है समानता का अधिकार, ठीक है। इसी कारण जो है इस तरह के निर्णय अक्सर संवैधानिक और कानूनी बहस का विषय बन जाता है। तो ये कहीं ना कहीं लूप होल के कारण और कंट्राडिक्ट हो जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं केदारनाथ टेम्पल के बारे में। तो देखिए क्या है केदारनाथ टेम्पल, देखिए क्या है। केदारनाथ मंदिर भारत के सबसे पवित्र शिव मंदिरों में से एक है, ठीक है। ये कौन सा है, शिव मंदिर है, ये पहले याद रखिएगा। केदारनाथ मंदिर यह हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित और हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। स्थान क्या है आपका, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड। तो ये याद रखिएगा कहाँ है, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड। लगभग आपका ये 3583 मीटर ऊंचाई पर ये स्थित है। और मंदाकिनी रिवर इसके किनारे पर ये मंदाकिनी रिवर जो है, मंदाकिनी नदी उसके किनारे पर ये स्थित है। धार्मिक महत्व 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, ये भी याद रखिएगा। केदारनाथ जो मंदिर है, केदारनाथ मंदिर भगवान शिव को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है, चार धाम यात्रा। यह मंदिर चार धाम यात्रा का हिस्सा है और चार धाम यात्रा में यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ ये आता है, ठीक है। पंच केदार जो है आपका, देखिए पंच केदार केदारनाथ पंच केदार में पहला और सबसे महत्वपूर्ण मंदिर माना जाता है। केदारनाथ टेम्पल हो गया पंच केदार में, तो ये भी याद रखिएगा पंच केदार में कौन कौन है, तो केदारनाथ टेम्पल, तुंगनाथ टेम्पल, रुद्रनाथ टेम्पल, तुंगनाथ टेम्पल और रुद्रनाथ टेम्पल, और मध्य माहेश्वर टेम्पल और कल्पेश्वर टेम्पल। तो ये आपका पंच क्या है, केदार है। तो ये पंच केदार आप याद रखिएगा, क्वेश्चन इस तरीके से भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। अब क्या है, निर्माण और इतिहास इसका थोड़ा सा देखते हैं। देखिए क्या हुआ था। निर्माण माना जाता है कि मंदिर का निर्माण आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में कराया था, ठीक है। पौराणिक मान्यता के अनुसार पांडवों ने महाभारत युद्ध के बाद भगवान शिव की पूजा के लिए इस मंदिर का निर्माण करवाया था। महाभारत जब युद्ध हुआ था ना, पौराणिक मान्यता है कि पांडव ने महाभारत युद्ध के बाद जो है, जब युद्ध खत्म हो गया था तो भगवान शिव की पूजा के लिए इस मंदिर का निर्माण करवाया था। 2013 की आपदा, तो 2013 में क्या है, उत्तराखंड फ्लड जो है, 2013 उत्तराखंड फ्लड के दौरान केदारनाथ क्षेत्र में भारी बाढ़ आई, ठीक है। मुख्य तथ्य क्या है कि हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी और मंदिरों को बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। मंदिर के पीछे एक विशाल चट्टान ने बाढ़ के प्रवाह को रोक दिया था।
तो ये देख लीजिए आप लोग, ठीक है। प्रशासन, तो देखिए प्रशासन क्या है, मंदिर का प्रबंधन बद्री और केदार टेम्पल जो कमेटी है उसके द्वारा किया जाता है। केदारनाथ भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित प्रमुख शिव मंदिरों में से एक है। यह मंदाकिनी नदी के उद्गम क्षेत्र के पास है। मंदिर केवल अप्रैल और मई से नवंबर तक खुला रहता है, तो ये भी आप याद रखिए। अब बद्रीनाथ टेम्पल हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए बद्रीनाथ जो मंदिर है भगवान विष्णु को समर्पित है। भारत के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थस्थलों में से एक है। स्थान चमोली डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड। नदी आपका अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। ऊंचाई लगभग आपका 3300 मीटर पे ये ऊंचाई पे है। धार्मिक महत्व इसका क्या है, तो ये देख लीजिए। चार धाम यात्रा, बद्रीनाथ मंदिर चार धाम यात्रा का मुख्य हिस्सा है। ये यमुनोत्री हो गया, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब चार धाम में आता है, ठीक है। भारत के मुख्य चार धाम जो है, हिंदू धर्म में चार मुख्य धाम है, ये आप देख लीजिए। आपका उत्तर में सॉरी पैथोजेंस निकल रहे हैं ऐसे। बद्रीनाथ टेम्पल ये उत्तर में, द्वारकाधीश टेम्पल पश्चिम में, जगन्नाथ टेम्पल पूर्व में, और रामानाथ स्वामी टेम्पल दक्षिण में। ये भारत के चार प्रमुख धाम हैं। हिंदू धर्म में चार प्रमुख धाम इसी को बोला जाता है, चारों दिशाओं में। तो बद्रीनाथ आपका क्या हो गया, उत्तर में हो गया, और द्वारकाधीश टेम्पल पश्चिम में हो गया, और जगन्नाथ टेम्पल आपका पूर्व में हो गया, रामानाथ स्वामी टेम्पल आपका दक्षिण में हो गया। इतिहास और स्थापना, इनका भी माना जाता है कि मंदिर का पुनर्निर्माण जो आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में करवाया था, और पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने यहाँ तपस्या की थी। ये बहुत बड़ी बात है, बद्रीनाथ जो है आपका, ठीक है। और भौगोलिक विशेषताएं क्या है, तो देख लीजिए क्या है कि मंदिर नार और नारायण पर्वतों के बीच स्थित है। नार और नारायण पर्वत, पास में प्रसिद्ध तुप्त कुंड जो गर्म पानी का स्रोत है। निकट स्थित स्थल माना विलेज, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। माना विलेज भारत का अंतिम गांव, ठीक है, इंडो तिब्बत बॉर्डर के पास। तो भारत का अंतिम गांव जो बोला जाएगा कहाँ है, तो ये माना विलेज है, ठीक है। माना विलेज उत्तराखंड में ही पड़ता है ये भी, तो माना विलेज याद रखिएगा। प्रशासन, मंदिर का प्रबंधन वही बद्री केदार टेम्पल कमेटी द्वारा किया जाता है। और यात्रा और खुलने का समय क्या है, तो मंदिर हर साल अप्रैल मई से नवंबर तक खुला रहता है, जिस तरह से केदारनाथ रहता है। सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण बंद रहता है, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अब इसका थोड़ा एमसीक्यू देख लेते हैं। बद्रीनाथ मंदिर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पहला कथन, यह अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, बिल्कुल गलत है। यह चार धाम यात्रा का हिस्सा है, बिल्कुल सही है। यह भगवान शिव को समर्पित है। ये आपका वो अलकनंदा नदी पे है, सॉरी यहाँ पे मैं गलती है, वो मंदाकिनी में उसका देखिए, ये बिल्कुल सही है। और शिव को नहीं, ये विष्णु को समर्पित है। तो एक और दो यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न चलते हैं। आपका क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर भारत के चार प्रमुख धामों में शामिल है, तो बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रामानाथ स्वामी टेम्पल, केदारनाथ टेम्पल। ये आपका एक दो तीन शामिल है, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। केदारनाथ आपका नहीं शामिल है, बद्रीनाथ शामिल है, ठीक है। बद्रीनाथ आपका कहाँ हो गया, उत्तर में हो गया, जगन्नाथ आपका हो गया पूर्व में, और रामनाथ स्वामी टेम्पल हो गया दक्षिण में, और आपका पश्चिम में हो गया द्वारकाधीश, ठीक है, तो इसलिए ये गलत है, ठीक है। अगला प्रश्न जो आपका लास्ट आज है, आज का प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है कि बद्रीनाथ मंदिर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, मंदिर नार और नारायण पर्वत के बीच स्थित है, बिल्कुल सही है। इसके पास जो है स्थित माना गांव, ठीक है, भारत का अंतिम गांव माना जाता है, बिल्कुल सही बात है। मंदिर का पुनर्निर्माण आदि शंकराचार्य ने किया था 8वीं शताब्दी में, ठीक है, तो इसलिए तीनों सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो आज का सेशन आपको कैसा लगा जरूर आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। प्लीज़ आप लोग जरूर बोला कीजिए। और 1000 सब्सक्राइबर का जो एक मुहिम है, ताकि आप लोग इस सब्सक्राइब करके आप 1000 जो भी पहले जो 1000 सब्सक्राइबर होइएगा, वो 4 फाउंडेशन कोर्स जो होगा उनमें आपको वेब अकेडमी की तरफ से गिफ्ट दिया जाएगा, ठीक है। तो आप अपना नाम दर्ज कराइए जल्दी जल्दी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय